नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज सामान्य अध्ययन का जो है वो आज तीसरा क्लास है, ठीक है? जो कि पूरा सिलेबस पर आधारित प्रश्न है आज का और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए और हमारे तरफ से जितना भी होगा हम आपको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, और रही बात ये पीडीएफ को ना, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कहाँ पे मिल जाएगा? आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जॉइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम पता है क्या है? पीसीएस फाउंडेशन उसका टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? जाके वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। पीसीएस फाउंडेशन लिखिएगा, पीसीएस फाउंडेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। चलिए, आज का सवाल जो है आपके सामने है पहला वाला कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने बताया था ऐसा कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है? किसने बताया था? तो ये जो है ना, ये बताया था आपका कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने यह बताया था, ठीक है? इसके साथ हम साथ में व्याख्या भी देखते चलेंगे, ठीक है? ताकि आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और वो भी कम समय में। देखिए कि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक पुस्तक लिटिल कमेंट्री लिटिल कमेंट्री जो है कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छठी सदी इसके प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वारा मिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। इन लोग तो अभी ने बताया है, वारामिहिर क्या था खगोलविद से जो है वो 1000 साल पहले ही बता दिए थे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये आपका कौन सा है? ये आपका है किलायु। क्या नाम है उसका? किलायु। चलिए, किलायु कहाँ पे है भाई साहब, जानिए आप लोग कि किलायु जो है वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायु है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है, ठीक है? किलायु। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, बताइए। ये जो है कि पृथ्वी सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है ये किया जाता है, पता है कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आपका सिस्मोसाइट में। सॉरी कहाँ पे? ये किया जाता है अधिकेंद्र में। सिस्मोसाइट नहीं, गलती से हो गया। अधिकेंद्र में जो है ये भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम यह रिकॉर्ड किया जाता है। किसको बोलते हैं अधिकेंद्र? चलिए अब बताते हैं आपको कि भूकंप सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जैसे कि भूकंप ए पृथ्वी है, यहाँ उत्पन्न होता है, इसको मूल कहते हैं। और जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया उसी को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, बताइए। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ये है गहरे सागरीय मैदान। कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान जो है ना, ये महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। कौन सा? गहरे सागरीय मैदान, ठीक है? चलिए, कहाँ पे होता है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान यानी डीप सी प्लेन्स है। और इन वितलीय मैदानों की जो गहराई लगभग जो है वो 3000 से 6000 मीटर तक होती है। कितने गहराई होती है? 3000 से 6000 मीटर तक गहराई होती है, ठीक है? चलिए आगे देखिए कि फिजी द्वीप अवस्थित है। बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? फिजी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो फिजी द्वीप जो है ना, ये आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में जो है ये फिजी द्वीप स्थित है, ठीक है? चलिए इसके बारे में जानिए थोड़ा एकटी कि फिजी जो है दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व
टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो टोंगा के पश्चिम में है और तुवालू के दक्षिण में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि लघु हिमालय स्थित है। बताइए, बहुत ही मजा सवाल आएगा कि लघु जो हिमालय स्थित है किस कहाँ पे स्थित है? तो लघु हिमालय जो है ना वो आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। कहाँ है लघु हिमालय? कहाँ है? शिवालिक और महान हिमालय। चलिए कहाँ पे होता है कि जैसे कि लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। क्या लघु हिमालय जो है इस शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। हिमालय का जो है अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसका इस तरह मतलब इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, चलिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसको क्या बोलते हैं? ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। बताइए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स में एक निम्न वायुदाब इस पेटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जो है ना ये आपका भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पे है? भूमध्य रेखा पर यह स्थित है। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में जानिए कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी के दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें आपस में मिलती है। यह जो है अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की जो आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है, क्या होता है इससे? यहाँ पर क्या होता है इस क्षेत्र में? सुनिए, यहाँ पर जो है ना उत्तर एवं दक्षिण पूर्व जो व्यापारिक पवनें हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर पृथ्वी, ये आपका विषुवत रेखा इस तरह क्या है, इस तरह मिल रही है। ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो व्यापारी आपस में मिलते हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विस्तृत विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होते हैं। ठीक है, चलिए गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? बताइए बताइए गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों को युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? जो आर्द्र बनी रहती है, ये जो है ना जो आर्द्र बनी रहती है तो धान और जूट के लिए बहुत लाभदायक है। धान और जूट के लिए गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की जो है सर्वाधिक फसलें उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? लोम जो मिट्टी बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं, उसमें कौन सा कण मिलता है? बालू कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, पांसु कण मिलता है, सभी प्रकार का कण मिलता है। बताइए, ये जो है ना ये आपका कौन सा कण मिलता है? ये मिलता है आपका सभी प्रकार का मिलता है। बालू कण, चिकना कण, पांसु कण जो है इस सभी प्रकार के इसमें कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सो इसके बारे में जानिए थोड़ा सा कि दोमट मिट्टी जो है इसको लॉम सॉइल बोलते हैं। 40% बालू के कण, 40% मृतिका कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः जो विकल्प जो है सभी कण पाए थे वो सही होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी औष्टिक समूह की है? बताइए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी जो भाषा है वो औष्टिक समूह की है? तो औष्टिक समूह की जो भाषा है ना वो खासी भाषा जो है एक प्रकार का ये औष्टिक भाषा समूह में आती है। कैसे आती है जानिए यहाँ पे कि औष्टिक समूह जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषा है जिसमें से खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि आदि जो है यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली यह भाषा है जो किसके अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? केंद्र में जो द्वैत शासन है वो किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइए,
तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इस जो है स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो है 1919 के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। और केंद्र में जो है द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया? द्वैध शासन के अंतर्गत दो संघीय विषयों में भाग बांटा गया। जैसे आरक्षित जिसको रिजर्व बोलते हैं और हस्तांतरित जिस विषय जिसको यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं। कौन कौन से बांटा गया दो भाग में? आरक्षित और हस्तांतरित। सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? बताइए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ये थे फ्रैंक एंथोनी जो थे ना, ये संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति थे। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। कौन थे अस्थायी उपाध्यक्ष संविधान सभा के? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। नागरिकता किसमें दिया गया है? संविधान के भाग 2 में है क्या? बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार तो 3 में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य भाग 6 में है क्या? अरे भाई साहब, यही तो फंस गए, उल्टा लिख दिया है। भाग 4 के ए में है। संविधान के भाग 5 में जो क्या है, राज्य का संविधान जो है ये क्या है, इसमें भाग 6 में है। ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, मौलिक कर्तव्यों को समावेश भारतीय संविधान के भाग जो है वो 4A में है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? 6 में दिया हुआ था, अंतर्गत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्या घोषित किया गया भारतीय प्रस्तावना में भारत को? तो भारत को बोला गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। किसमें? ये भारतीय प्रस्तावना में जो है भारत के लिए यह किया गया, प्रयोग किया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का शब्द उल्लेख किया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का या प्रजातांत्रिक का। किसका उपयोग किया गया है? ये पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि देश में दोहरी नागरिकता यानी जो ड्यूअल सिटीजनशिप होता है का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कहाँ पे दोहरी नागरिकता चलता है? तो दोहरी नागरिकता का जो स्वीकार किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए, क्या होता है ये कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है USA में स्वीकार किया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम तो संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी जहाँ उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत जो है भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। भारत में एक नागरिकता काफ़ी है। ठीक है, सिर्फ भारत का, ना कि उसके राज्य का। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 ऐसा कहता है कि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। चलिए,
कि 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। जैसे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जो उसको स्पीकर बोलते हैं, अपने कास्टिंग वोट का कब प्रयोग करेगा? तो जब यह क्या हो जाएगा, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। जैसे कि दोनों बराबर मत मत है, इधर 10 है इधर 10 है, तो इधर जीत दे देगा तो किधर भी दे सकता है, ये अपना स्वतंत्र है। तो किधर, जैसे कि इधर अपना बहुमत दे दिया तो इधर 11 है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। क्या करता है कि अनुच्छेद 100 का 1 में के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण की स्थिति में हो। परंतु अनुच्छेद जो 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रमुखतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टीका टिप्पणी उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलते हैं, टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किस पर है? तो ये जो है ना, ये अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसद पर होता है। ठीक है, किस पर होता है? संसद पर ये होता है, तो याद रखिएगा। इसके बारे में जानिए कि संविधान के अनुच्छेद 151 के 1 के तहत जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी जो है उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसद की है। किसकी है? संसद की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? बताइए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो ये किसके द्वारा हुआ? ये जो प्रथम उपदेश दिए थे ना, ये बुद्ध के जीवन का, उसमें हुआ है। ठीक है, चलिए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में मृग दाव यानी हरिण वन में दिया था। कहाँ पे दिया था प्रथम उपदेश? हरिण वन यानी मृग दाव में। ठीक है, चलिए। हाँ, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? कहाँ पे स्थित है लिंगराज मंदिर? सॉरी, दिख गया। लिंगराज मंदिर जो है ना, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। सॉरी, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली जो है नागर है। ये नागर शैली की सर्वोत्तम मंदिर लिंगराज है, और इस मंदिर के सबसे आकर्षक भाग जो है इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 180 फीट है। कितना? 180 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? ये संगीत अकादमी जो है ना, ये नृत्य, नाटक तथा संगीत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन? संगीत अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य था कि देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहित कर देना है। क्या करना है? संगीत नाटक विकास को प्रोत्साहित करना है।
अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ जो शैली है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ जो शैली है ना भाई साहब, ये आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिका चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। क्या की जाती है? ये राजस्थान की जो प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली है, ये क्या जानती है? ये शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जहाँ जानी जाती है। ठीक है, चलिए। विजयनगर के किस शासक ने जो है, सॉरी, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? किसने भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये भेजा था आपका बुक्का प्रथम ने। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने जो थे वो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, चलिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। इस अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का अपने गुरु विद्याधरन तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम जो है, बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। कौन? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, चलिए। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? बताइए। बताइए कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम निम्न में से किस स्थान प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? एक किया आपका कोचीन में। कहाँ पे किया था? कोचीन में अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी कि इस समय का गवर्नर नहीं था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क, और अब 1503 में जो है ना कोचीन में कराया गया था। क्या कराया गया था इसका निर्माण? प्रथम दुर्ग का कौन कराया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। बताइए। 1857 के विद्रोह में जो है 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन था? जगदीशपुर। जगदीशपुर था ये 1857 का केंद्र था। ठीक है, कि बिहार के में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष क्या किया? जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर ने बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर जो है उसके द्वारा दबा दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर के द्वारा यह दबा दिया गया था। ठीक है, चलिए। आज के लास्ट वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में यह हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है RN मधुलकर ने की। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इस अधिवेशन में क्या कहा गया? A.O. ह्यूम को जो है इसको पिता कहा गया। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।